हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्लास 10th की मैथ्स का लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा 14th, और हमारे चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसमें एक्सरसाइज भी एक है। हालांकि इस एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा है। फिलहाल एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले आज हम आपको क्या कराएंगे, ये पूरा जो आपका चैप्टर है इसको अच्छे से समझाएंगे। इसके जो भी एग्जांपल्स हैं उनको हम आपको कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो आर एस वुडवर्थ है वो प्रायिकता के बारे में आखिर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर नाउ constitute a formidable body of great mathematical interest and great practical importance। प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रुचि का तथा अति व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या त्रुटियां कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे अपने सिद्धांत लागू कर रहे हैं, ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब त्रुटियां भी होंगी और त्रुटियों से ही हमारे कुछ क्या कहते हैं, हम अपने अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं, हमारा अनुमान कितना हद तक सही रहता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं, उन्हीं पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ही अपने आंसर को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। आइए हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। मान लीजिए एक सिक्के को यादृच्छया उछाला जाता है। मतलब यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग है कि ऐसे ही हम उसमें कुछ मतलब इस तरीके से नहीं, चीटिंग करके नहीं उछाले, हम रेंडमली उसको ऐसे ही दे रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन्होंने कहा है, यहाँ पे पहले हम बॉक्स पढ़ लेते हैं, आगे हम यहाँ पे नीचे वाला देखेंगे। यहाँ पे कहा है जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत है, अर्थात वह सममित या मतलब कि सिमेट्रिकल है, ताकि कोई कारण ना हो कि वह एक ही और दूसरी और की अपेक्षा अधिक गिरे। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षपात पूर्ण होना कहते हैं। यादृच्छिकता उछाल से हमारा तात्पर्य है सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। जैसे कि हम सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को हम उछालते हैं, रैंडमली उछालते हैं ना, तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे सिक्के में ट्रिक नहीं लगाते हैं कि भाई हमने उछाला और हमारा सिक्का जो है वो हेड की तरफ ही आए हमेशा। ठीक है, हमने सिक्के को ऐसे ही उछालना है, वो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। अब हेड आने की कितनी बार में पॉसिबिलिटीज है और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो इन्होंने कहा हम पहले से जानते हैं कि सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधि से गिर सकता है। अब इस बात का मतलब है कि भाई सिक्का जो होता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से गोल होता है और सिक्के में या तो हेड होगा, अगर सामने की तरफ हेड है तो पीछे की तरफ क्या होगा, टेल होगा। या तो वो हेड की तरफ गिरेगा या तो वो टेल की तरफ ही गिरेगा। इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब तो आप कहोगे खड़ा गिर जाए, तो वो तो अलग ही केस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया है या तो चित ऊपर आएगा या तो पट आएगा। हम सिक्के के किनारे के अनुदिश गिरने की संभावना को अस्वीकार करते हैं। मतलब किनारे के अनुदिश मतलब सिक्का खड़ा गिर रहा है, तो इस संभावना को हम अस्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस संभावना को हम मानते ही नहीं है। जो उदाहरणतः संभव है कि सिक्का रेत पर गिरे, मतलब ऐसा खड़ा सिक्का जो है तभी गिर सकता है जब वो रेत पे गिराया जाए, क्योंकि रेत में वो फंस सकता है। हम यहाँ पे अपने फर्श वगैरह पे गिराएंगे तो 99.9% चांसेस है कि सिक्का जो है वो हमारा खड़ा नहीं गिरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं परिणाम चित्त या पट का होना उतनी बार ही हो सकता है जितना अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परिणाम चित्त या पट। चित्त का मतलब है हमारा हेड और पट का मतलब है टेल। संप्रायिक मतलब इक्वली लाइकली है। ठीक है, समप्रायिक परिणामों के एक अन्य उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं, हमारे पासे का अर्थ सदैव एक न्याय संगत पासे से होगा। संभव परिणाम क्या है भाई, पासा क्या होता है, पासा हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, डाइस होता है। डाइस मतलब लूडो जो हम खेलते हैं ना, ठीक है, तो जो लूडो हम खेलते हैं उसका पासा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इधर एक है तो इधर साइड में क्या होगा, हमारा 6 होगा। अगर हमारा इधर 3 है
ठीक है, तो इधर हमारा 4 होगा। अगर इधर 2 है तो पीछे साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो हमारे एक पासे में कितने अंक होते हैं, ठीक है। इन्होंने जीरो, यहाँ जीरो नहीं है एक्चुअली, ये हमारा एक है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह हमारे इसमें नंबर होते हैं, किसमें, छह फलक ही होते हैं और छह हमारे इसमें नंबर्स होते हैं। प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की संभावना जो होती है वो समान होती है। मतलब अब कोई जरूरी नहीं हम अपने डाइस को डाल रहे हैं, अपने पासे को डाल रहे हैं, तो वो बार बार एक ही नंबर आए, ठीक है। हो सकता है कोई और नंबर आए। तो हर नंबर की आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो संभावनाएं होते हैं वो समान रहते हैं, ठीक है। अतः पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले सांप्रदायिक परिणाम 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके परिणाम भी हमारे यही रहेंगे जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या, प्रत्येक प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक होते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ इनका भी ये देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, एक थैले में कितनी गेंद है, लाल गेंदें हैं, कितनी है, 4 हैं। एक नीली गेंद है। आप इस थैले में से बिना थैले के अंदर कुछ देखे एक गेंद निकालना है। मतलब एक थैला है जिसमें एक नीली गेंद है और कितनी, 4 लाल गेंद है। अब आपको देखना नहीं है, आपको हाथ डालना है, आपको क्या करना है, एक बॉल उसमें से निकालनी है। अब ये कह रहे हैं इसका क्या परिणाम आ सकता है, तो भाई एक लाल गेंद हो सकती है या तो नीली गेंद हो सकती है, यही तो परिणाम हो सकता है, क्योंकि इसमें नीली बॉल भी है और रेड बॉल भी है। तो परिणाम जो है वो हमारा नीली बॉल भी हो सकती है, रेड बॉल भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ 4 जो है वो लाल गेंदे हैं और नीली जो है केवल एक ही गेंद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके परिणाम जो होंगे वो समान यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज नीली की होगी उतनी ही पॉसिबिलिटी रेड की होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल्स जो है वो ज्यादा है, तो रेड बॉल्स आने की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, लाल गेंद निकालने की संभावना जो है वो अधिक आएगी, ठीक है। और परंतु थैले में से प्रत्येक रंग की गेंद निकालने के परिणाम सांप्रदायिक हैं, ठीक है। इतना आप समझ लो, इतना काफी है। आगे चलते हैं, जो खास बातें होंगे उनको ही हम पढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने प्रायिकता जो है निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। प्रायिकता को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टीई से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे है अब प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, और अब प्रयोगों की कुल संख्या, मतलब हमने कितने प्रयोग किए हैं। अब प्रयोग का मतलब यहाँ पे प्रयोग से हमने कितने प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब उन प्रयोगों में कितने परिणाम हमारे सफल हुए हैं, जो हम परिणाम चाहते थे उसमें कितने सफल हुए हैं, टोटल हमने कितने परिणाम किए हैं, वो हमारा यहाँ पे है। जब हम उदाहरण करते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में, मतलब ये सारी थ्योरी भी अच्छे से समझ में आती हुई चलेगी। लेकिन फिर भी हम अपनी बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, मतलब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे परंपरागत या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, इसको हम पीई से दर्शाते हैं। तो पीई जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग किए गए सभी परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ई की बात कर रहे थे, तो ई के अनुकूल जो हमारे जो परिणाम आए हैं वो पॉन में हमारा हो जाएगा जितने हमने टोटल यहाँ पे अपने प्रयास किए हैं उनकी संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये बात भी हम देख लेते हैं, ये 1 नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रायिकता का उपरोक्त परिभाषा 1795 में पीरे साइमन लाप्लास, ठीक है, ने दी थी। प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है प्राय 1 नंबर के लिए, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू आते हैं। तो प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन गणितज्ञों में जेम्स बर्नूली, ठीक है, जिनकी यहाँ पे डेटा पर मृत्यु का समय लिखा है 1654 से 1705 एडी,
मोइवरे और पीरे साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अधिक सार्थक योगदान दिया। लाप्लास द्वारा 1812 में लिखी गई कृति थ्योरी एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटीज को एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों जैसे कि जैविकी, अर्थशास्त्र, वंश संबंधी शास्त्र, भौतिकी, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक दिए गए हैं, वैज्ञानिक या जो गणितज्ञ दिए गए हैं, उनको उनके जो नेम है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और किस सदी में ये हमारी प्रायिकता आई थी, उसका सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया है, 16वीं शताब्दी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा आता है उदाहरण एक। ये कह रहे एक चित्र, ठीक है, चित मतलब हेड, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्का है हमारा, क्या है हमारे पास, सिक्का है। तो सिक्के में एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या 2 होगी। भाई हम क्या कर रहे हैं, सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है। तो हम टोटल मतलब इसके कितने पहलू हैं, इसके पहलू हैं 2। मतलब पहलू का मतलब यहाँ पे साइड से कितने साइड हैं, 2। तो हम इसमें प्रयोग भी कितने करेंगे, 2 ही करेंगे। तो अब प्रयोगों में चित आने की संभावना कितनी है, भाई चित एक ही है ना, तो एक ही हमारा चित आएगा। ऐसे ही टेल भी हमारा एक है, तो टेल भी हमारा जो टेल है मतलब पट, उसके वो भी हमारा एक ही बार आएगा। ठीक है, तो जितना हमको जो परिणाम हमको चाहिए उसको हम ऊपर लिखते हैं, और टोटल हमने कितने परिणाम मतलब कितने प्रयास किए हैं ये लाने के, वो हम नीचे लिखते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला हम चित के लिए लिखेंगे, पीई। ठीक है, ई हमारा क्या है, हम क्या लाना चाहते हैं, जो हम वांछित परिणाम है। वांछित परिणाम मतलब जो हम चाहते हैं, हम चित चाहते हैं। तो ये हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हम चाहते हैं चित, चित कितना था, एक ही था। हम टोटल हमारे उसके पहलू कितने हैं, तो मतलब हम मैक्सिमम 2, इसको 2 बार इसको उछालेंगे। ठीक है, तो परिणामों की संख्या हमारी हो जाएगी 2। ऐसे ही पट के लिए हो जाएगा, यहाँ पे एफ जो है हमने पट के लिए लिया है, तो इसमें भी हमारा पट जो होता है वो मतलब कि टेल जो होता है वो 1 होता है, और टोटल हमारा पहलू कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हमने अपॉन में 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 2 है। इन्होंने कहा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद, ठीक है, सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली होगी। ठीक है, तो पीली गेंद यहाँ पे कितनी है, भाई यहाँ पे चलो हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद हो गई। फिर उन्होंने कहा एक नीली गेंद है, ठीक है, एक नीली गेंद है, तो हमने एक नीली गेंद बना ली। फिर उन्होंने कहा है कि एक पीली गेंद है। इस तरीके से 3 कलर की हमारी बॉल्स हैं, ठीक है, 3 कलर की हमारी बॉल्स हैं। फिर इन्होंने कहा है अब उसको झांकना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें से बॉल निकालनी है। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, भाई पीली गेंद कितनी है, एक ही हमारी पीली गेंद। और टोटल गेंद हमारी कितनी है, हम टोटल गेंद नहीं, टोटल बॉल्स हमारी कितनी, वो है हमारी यहाँ पे 3। तो एक पीली है, एक ऊपर हो जाएगा, टोटल बॉल्स है हमारी 3, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता जो है वो हमारी 1/3 हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल भी हमारी 1 है, तो इसके लिए भी 1/3 हो जाएगा, इसके लिए भी 1/3 हो जाएगा, नीली के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल जितनी है उसको हम अपॉन में लिखेंगे, मतलब उतने हम उतने बार प्रयास कर सकते हैं हर एक चीज के लिए। फिर इन्होंने कहा है, अच्छा एक चीज देख लेते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने एक ही क्वेश्चन किया है क्या, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा खास दिया नहीं गया था, मुझे लगा कुछ खास दिया गया है, यहाँ पे चलते हैं।
किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक है, यह व्यापक रूप से सत्य है। मतलब समय प्रायिकता के रूप में हम समय प्रयास कर रहे थे, वो हमारा एक 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 आ रहा था ना अंश में, जब हम उनको ऐड करते हैं वो हमारा 3 आ रहा है, जो कि 3 हमारा कौन में है, वही यहाँ पे बात बोली गई है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3 ये कह रहे हैं, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। किसको फेंक रहे हैं? डाइस, मतलब पासे को। फिर नंबर 1 करके लिखा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। फिर ये कह रहे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो भाई अगर 4 से बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हमारे कौन कौन सी हो जाएंगी। 4 से बड़ी की बात हो रही है, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? दो ही संख्याएं, 5 और 6। ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या हमारी ऊपर हो जाएगी। ठीक है। कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब कितने कितने हम प्रयास कर रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे नंबर कितने हैं? 6 है ना। तो अपॉन में 6 हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन में 6 हो गया। हम इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो इस तरीके से 1/3 हमारा आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो ये इसमें हमारे ये चारों ही नंबर आ जाएंगे। तो हमारे कितने टोटल नंबर है? 4। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। और टोटल हमारे यहाँ पे नंबर कितने थे, मतलब हम कितने प्रयास कर सकते थे? 6 कर सकते थे। तो 4/6 हो गया। इसको काटेंगे तो हमारा 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रायिकता वर्ड एक ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आता हम कैसे करें। ठीक है। सिंपल से हम आपको बिल्कुल समझा रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। इन्होंने कहा घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? ई बार घटना कहते हैं, या इसको पूरक या कॉम्प्लीमेंट घटना भी कहते हैं। ठीक है। तो ये घटनाएं क्या कहलाती हैं? ई बार वाली घटनाएं जो होती हैं वो पूरक घटनाएं कहलाती हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, आगे चलते हैं तो आगे हमको क्या मिलता है। तो उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है की प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को हम निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। ठीक है। तो ये चलो इसको छोड़ो, इतना कुछ खास नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको सब कुछ समझ में आएगा। उदाहरण 4 कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलन कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। तो भाई कितने पत्ते होते हैं? एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? होते हैं हमारे 52। और इन 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं? तो इक्का जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4। ठीक है। अब 4 तो इक्का हो गए। अब यही हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। अब हमारे टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? वो होते हैं हमारे 52, मतलब 52 पत्ते हैं तो 52 ही पत्ते हमने अपॉन में लिख दिए। तो 4/52 आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो पहली गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ठीक है। यही हमारा इक्का होना है, मतलब यही भाई जो बात हमने समझाई है। ये सब लैंग्वेज लिखने को आपकी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये लिख दो। अब संभव परिणामों की संख्या ये लिख दो और डायरेक्ट कर दो। ये सब इतना जो इन्होंने थ्योरी लिख के रखी है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 4/52 आ गया। इसको काटेंगे तो हमारा 1/13 आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा इक्का ना आने की प्रायिकता। भाई अगर हम इक्का हटा देते हैं 52 में से, अगर जितने भी इक्के हैं उनको हटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? 48 बचेगा। मतलब अगर इक्का हटा देते हैं तो इक्का तो नहीं आएगा हमारा इस हिसाब से। मतलब अनुकूल परिणाम हमारे क्या हो गए? 48 हो गए। और टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं? टोटल हमारे ताश के पत्ते कितने हैं? 52। तो 48 बड़े बटे 52 करेंगे, काट देंगे तो 12/13 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखा ना कितना इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है। मैं जब 10th में थी, यही इस टॉपिक को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि ये कैसे होगी। ठीक है। लेकिन जब समझ में आया तो बहुत अच्छे से समझ में आया। और क्या, और बाकी मेरी मैथ्स तो हमेशा से फेवरेट रही थी। ठीक है। ऐसा नहीं था मुझे समझ में नहीं आया था, आ गया था। पर बाकी टॉपिक से ये मुझे थोड़ा देर में समझ में आया था। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं। ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं। भाई जैसे कि 52 पत्ते होते हैं तो टोटल हमारे पत्ते कितने हैं? 52। वो अपॉन में कर दो। जो चीज टोटल होती है, सिक्का है, सिक्का के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। तो उसको अपॉन में कर दो। हम जो चाहते हैं उसको ऊपर कर दो। ऐसे हमारा डाइस होता है। डाइस में हमारे कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। तो 6 को अपॉन में कर दो। हम जो भी नंबर चाह रहे हैं उसको ऊपर कर दो, बस। अब चलते हैं। इन्होंने कहा है
कि अगर हमें पूरक ये क्या बोलते हैं, पूरक घटना ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरक घटना को ई बार से हम डिनोट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक में से पीई को घटा देंगे, क्या करेंगे, 1 में से पीई को घटा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आया था, 1/13 आया था। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम आंसर नहीं निकालना चाहते हैं, जैसे कि इस चीज को समझ लो, इन्होंने पहले कहा इक्का आने की प्रायिकता बताओ, फिर उन्होंने कहा इक्का ना आने की प्रायिकता बताओ। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले हम चाहते हैं इक्का आए, फिर हम चाहते हैं इक्का ना आए। ठीक है, तो अलग से आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, आपने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, 1/13 आ गया। अब इसी का ही उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे होगा, हम क्या करेंगे, ये उल्टा ही हमारा क्या हो जाएगा, पूरक प्रायिकता हो जाएगी, पूरक घटना हो जाएगी। अब इस पूरक घटना को करने के लिए हम अगर 1 में से जो पहला वाला आंसर आया था 1/13 उसको घटा देंगे, तो हमारा दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। यही जो इन्होंने इतनी लंबी थ्योरी लिखी थी, उसमें बस इतना ही था। आया क्या समझ में। अगर आप दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, तो आप पूरक प्रायिकता से हम क्या कर सकते हैं, 1 - 1/13 कर देंगे, तो हमारा सेकंड वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हमारा जस्ट उल्टा दिया हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा था इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब हम अपना उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा खेले गए मैचों की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो संगीता ने इतने मैच जीते हैं, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। भाई इन्होंने क्या बोला है, संगीता के जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है। अब इन्होंने रेशमा जैसे, मतलब भाई अब दो ही हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दो खिलाड़ी हैं, रेशमा और टेनिस, सॉरी, रेशमा और संगीता है। ठीक है, अब एक ने इतने जीते हैं, तो दूसरा कितना जीतेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 में से ये जो प्रायिकता है उसको घटा देंगे। तो 1 में से इसको घटाया तो हमारा 0.38 आ जाएगा, बस इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी, 1 में से ही हम घटा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ये कह रहा है सविता और हमीदा दो मित्र हैं। तो कौन है, सविता है और हमीदा है, दो मित्र हैं। इनकी इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाई सविता और हमीदा दो मित्र हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो दूसरा वाला इन्होंने कहा का जन्मदिन एक ही हो, पहले कहा जन्मदिन भिन्न हो, फिर बोला कि जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा फिर लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब अब हमें वैसे कि हमारा हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, हमारे दिनों की संख्या जो होती है वो 366 हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि हमें लीप वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, मतलब हम लीप वर्ष को छोड़ते हुए चलेंगे। फिर इन्होंने कहा है दोनों मित्रों में से किसी एक लड़की, मान लीजिए सविता का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है, उसी प्रकार दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन भी वर्ष के 365 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। अब ठीक है, मतलब दोनों का जन्मदिन कोई वर्ष के जो भी जितने दिन होते हैं उनमें से कोई एक ही दिन होगा ना। फिर इन्होंने कहा यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, पहले पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है जन्मदिन जो है भिन्न हो, तो इन्होंने कहा है सविता का जन्मदिन जो है हमीदा के जन्मदिन से भिन्न है, तो उसका जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी। भाई क्या है, 365 दिन होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में से हम क्या माइनस कर देंगे, हमीदा का जन्मदिन, क्योंकि इस दिन तो हमीदा का जन्मदिन था। तो हमारे पास क्या होता है, 364 बचा। अब 364 डेज में से ही कोई एक दिन होगा जिसमें संगीता का जन्मदिन होगा। ठीक है, संगीता तो सविता का जन्मदिन होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 364, मतलब वांछित परिणाम हो जाएंगे, मतलब 364 में से कुछ होगा। अब हमारे टोटल डेज कितने हैं, वो हमारे 365 होते हैं, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अतः पी मतलब प्रायिकता जो हो जाएगी, हमीदा के जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। टोटल हमारे परिणाम मतलब कितनी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या हम परिणाम चाह रहे हैं, वो हम एक माइनस करके यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, और टोटल डेज हमारे कितने होते हैं उसको हम नीचे लिख देंगे इस तरीके से। अब पहला तो ये हो गया। दूसरे में इन्होंने कहा है कि दोनों का एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों के एक ही दिन होने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे,
सेम जस्ट उल्टा है ना, तो 1 में से ये जो हमारा भिन्न है इसको हम घटा देंगे, ठीक है, 1 माइनस पी कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/365। अब यहाँ पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो भाई हमने क्या देखा था, 365 दिन में किसी एक तारीख को ही हम उसका सविता का हमीदा का बर्थडे था ना, अब उसी दिन ही उसका बर्थडे है, तो मतलब पॉसिबिलिटी की तो यहाँ पे संभावना ही नहीं है, डे तो डिसाइड है। अब टोटल डेज हमारे कितने हैं, 365 है, बस हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में, ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापकों को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं फिर भी इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देते हैं। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या एक लड़के का है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चुनना क्या है, कक्षा प्रतिनिधि चुनना है, मतलब मॉनिटर चुनना है। तो विद्यार्थी कितने हैं, टोटल कितने हैं, 40, ठीक है। टोटल 40 है, जो टोटल वाला कहाँ होता है, अपॉन में होता है। लड़कियां हैं 25, 15 हैं लड़के। तो लड़कियां कितनी है, 25। लड़की होने की प्रायिकता 25/40 और लड़का होने की प्रायिकता 15/40। अब काट पीट के जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है लड़की होने की प्रायिकता बताओ और लड़का होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे कुल परिणाम जो है वो हमारे कितने हो सकते हैं, 40। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारी 40। कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता मतलब परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 25/40। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/8। सेम ऐसे ही हमारा लड़का होने की प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, 15/40। काट पीट के हमारा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लड़का और लड़की अपोजिट हैं क्लास में, अगर जैसे कि टोटल हमें पता है, उसका एक हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा हमारा अपोजिट वाला हो जाएगा, वही तो हमारा दूसरा हिस्सा होगा। अब लड़के को आप इस तरीके से ना निकाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस जो लड़कियों की प्रायिकता आई थी वो घटा के हमारे लड़कों की प्रायिकता आ जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला जो है आप अपनाते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहे हैं एक बक्से में 3 नीले हैं, 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा जो है वो सफेद है, ठीक है। सफेद हमारे 2 हैं, तो 2 में टोटल हमारे कंचे कितने हैं यहाँ पे, 3 2 5 4 9, 2/9, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/9 आएगा सफेद होने की प्रायिकता, क्योंकि 2 ही हमारे सफेद कंचे हैं, टोटल कंचे हमारे 9 हैं। फिर उन्होंने नीले के लिए कहा है, तो नीले कंचे हमारे कितने हैं, नीले हमारे कंचे हैं 3, तो 3/9 हो जाएगा, मतलब काट पीट के 1/3 हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू वाले कंचे की प्रायिकता 1/3। और लाल हमारी कितनी थी, लाल हमारे 4 बॉल्स थी, 4 कंचे थे, 4/9 हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 4/9 ही हमारा आ जाएगा। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 2/9 और 1/3, 4/9 को जोड़ेंगे ना, तो हमारा सेम एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, अगर बोल रहे हैं तो ही हमें जोड़कर दिखाना कि प्रायिकता हमारी एक बन रही है, मतलब टोटल जो है तो हमारा एक बन रहा है कि नहीं। अब हम उदाहरण 9 करते हैं। उन्होंने कहा है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी, मतलब हमको बताना है कि वो कम से कम एक बार पट आएगा, ठीक है। हमारे पास सिक्के कितने हैं, 2 सिक्के हैं, ठीक है, 2 सिक्के हैं। इस तरीके से पहला सिक्का ये, दूसरा सिक्का ये, ठीक है। इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, इसका टेल इधर है और इसका भी टेल पीछे साइड में है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे पास 2 सिक्कों में 2 हेड हैं और 2 हमारे क्या हैं, टेल भी, ठीक है। आया समझ में, इतना हो गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि
अच्छा, संभावित परिणाम जो है वो हमारे क्या हो सकते हैं भाई? हम दो सिक्कों को उछालेंगे, या तो दोनों ही हमारे हेड आ जाएं, या दोनों ही हमारे टेल आ जाएं, या पहला हेड आए दूसरा टेल आए, या दूसरा पहला टेल आए दूसरा हेड आए। इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे संभावित परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम एक हेड जो है तीन परिणामों में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो दोनों ही टेल ऊपर आ रहे हैं, तो इसको हम अपने अनुमानित परिणाम में इसको गिनेंगे नहीं। ये हमारे तीन परिणाम ऐसे हैं जिनमें हेड ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा तीन ऊपर हो जाएगा, और टोटल परिणाम हमारे कितने आ सकते थे, अभी हमने देखे चार परिणाम आ सकते थे, इसलिए चार हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा था? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा ही नहीं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि कोई चित ना आने की प्रायिकता बताओ, तो हम 1 - 1/4 जो है वो कर देते, 1/4 नहीं 3/4 कर देते, तो हमारा 1/4 जो है वो आंसर हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा है हरप्रीत द्वारा कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 आई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से हम 1/4 को घटा दे, 1/4 कहाँ से आया? क्योंकि इसमें एक भी चित नहीं आ रहा है, तो इसको ही एक मान लिया, बटे में चार कर दिया। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को कोशिश हो इसी सिंपल तरीके से समझो। ये इस तरीके से समझोगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और समझ में नहीं आएगा, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताने वाले हैं यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज करे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, मतलब 2 मिनट के अंदर ही संगीत को बंद कर देना है। फिर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधा घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता बतानी है, तो हमारे पास एक लिमिट जो है इन्होंने दे दी है आधा घंटे की। ठीक है, कितनी लिमिट दे दी है? आधा घंटे की लिमिट दे दी है, मतलब क्या हो जाएगा? देखो, इन्होंने क्या कहा है कि एक बार फिर से समझ लो इसको। महिला संगीत बजा रही थी, उसे सलाह दी जाती है संगीत प्रारंभ होने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा बनाई है जहाँ पे ये 1 मिनट दर्शा रहा है, ये 2 मिनट दर्शा रहा है, ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से आधा दर्शा रहा है। ये कह रहे हैं 0 से आधे के बीच में सभी बिंदु हैं, चूंकि परिणाम सांप्रदायिक है इसलिए यह तर्क दे सकते हैं कि कुल दूरी 2 में से 1/2 घटना के अनुकूल है, मतलब जो वांछित है जो वो हमारा 1/2 हो जाएगा, और कुल परिणाम जो है वो इन्होंने 2 मिनट बोले थे इसलिए अपॉन में चला जाएगा। अब क्या होता है, इस तरीके से जब होता है 1/2 तो क्या हो जाता है, इनकी इनकी गुणा हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब ये इन्होंने कहा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वाला जो 10वां वाला वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं है, मतलब बस यूं ही आपको समझाने के लिए दे दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। तो इन्होंने कहा है एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह अ, आकृति 14.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से कोई क्षेत्र है हमारा, और इसमें ये झील है, तो हेलीकॉप्टर जा रहा था। अब गिरने को तो कहीं भी गिर सकता है, तो पर इन्होंने कहा है कि इस झील में ये गिरा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई यहाँ पे इस जो एरिया दिया गया है उसकी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी हमको दी गई, जैसे इधर लंबाई 9 है, ऊपर हमारी यहाँ पे 6 है, तो इधर इतनी हमारी 6 है, तो इसका मतलब हमारी ये 3 होगी, तभी तो हमारी 9 और 9 बराबर होगी। और इन्होंने इधर 2 दे दिए और उधर 4.5 दे दिए, तो इस हिसाब से इधर भी हमारी 4.5 ही होनी चाहिए, पर इन्होंने इतनी 2 दी है, तो ये हमारी 2.5 हो गई। ठीक है, अब हमको पता है लेक जो हमारी है इसकी लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। टोटल क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 9 है, चौड़ाई हमारे 4.5 है। ठीक है, तो ये हमारी कुल है, कुल वाली हमारे पौन में जाती है। देखो हमने, देखो जो हमारा टोटल एरिया है, ठीक है, उस वो उसका हमने कैसे निकाला, 9 की
हमारा आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस हिसाब से लंबाई हमारी 9 है, चौड़ाई हमारी 4.5 है, गुणा कर दी 40.5 आ गया। और झील की हमने क्या निकाली, 3 और 2.5, ये भी आयत के आकार की थी, तो इसका क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई से 7.5 आ गया। अब ये 7.5 को ऊपर रखेंगे क्योंकि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, और कुल वाला हिस्सा जो है वो अपॉन में चला जाता है, तो कुल वाले हिस्से को ऊपर कर दिया। हमारा क्या आया था, 7.5 में और बटे में 40.5, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव का एक अंक कट गया। अब 75/405 को हम काटेंगे तो 15×5 = 75 होता है, 15×2 = 30 होता है, ठीक है, और 15×7 = 105 होता है। तो 5/27 जो है इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपने उदाहरण 12 को। इन्होंने कहा है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। कितनी कमीजें हैं, 100 कमीजें हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में से थोड़ी खराबी है, 4 अधिक खराब। मतलब 8 ऐसी कमीज हैं जिनमें थोड़ी खराबी है, पर 4 कमीज ऐसी हैं जिनमें ज्यादा खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे इन कमीजों एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। मतलब जो अच्छी हैं, अच्छी कितनी है, 88 हैं। ठीक है, एक अन्य व्यापारी सुजाता उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक थी। मतलब वो क्या करता है कि इनको नहीं लेता है, 4 वाली नहीं लेता है, 8 ले लेता है। फिर इस डिब्बे में से एक कमीज को यथार्थक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो भाई हमको क्वेश्चन को पहले इस हिसाब से स्वीकार मतलब वो करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि बचा हमारे पास कितना क्या बचा है। तो इन्होंने कहा है 100 कमीजों के डिब्बे में से एक कमीज जो है वो निकाली जाती है। यहाँ 100 जो है सांप्रदायिक परिणाम है, मतलब 100 जो है वो हमारा टोटल हिस्सा है ना, तो 100 तो बटे में ही जाएगा। अब इन्होंने कहा है जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या 88। तो इन्होंने कहा जिम्मी को जो स्वीकार है उसका हमें बताना है। तो जिम्मी ने क्या किया था, जिम्मी कहाँ गया, जिम्मी ये रहा। ठीक है, जिम्मी क्या करता है, 88 जो अच्छी वाली है उनमें से लेता है। तो उसको चाहिए कितनी, 88 अच्छी वाली चाहिए ना, तो 88 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे कर देंगे, तो जिम्मी का हो गया। अब सुजाता की बात करते हैं, तो सुजाता हमारी कहाँ पे है, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। मतलब कौन सी कमीज ले रही है, 8 जो 8 वाली है उनको ले रही है। ठीक है, 8 वाली उनको ले रही है। ठीक है, और मतलब या कह लो कि 8 वाली है उनको ले रही है, और जो बहुत अच्छी है 88 उनको ले रही है। जिम्मी जो वो सुजाता जो है, जो बहुत ज्यादा खराब 4 है उनको ले नहीं रही है। या तो 88 में से 88 और 8 को जोड़ दो तो हमारा 96 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि 100 में से जो खराब वाली है 4 उनको हटा दो तो भी हमारा 96 आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो हमारा 96 आ गया। और टोटल हमारी 100 थी, तो 96 बटे हमारा 100 हो गया। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 13वां क्वेश्चन। इन्होंने कहा है एक सलेटी पासे और नीले पासे को एक साथ फेंका जाए। सलेटी पासा है मतलब ग्रे कलर का पासा है, और एक नीला पासा, उनको एक साथ उछाला जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, अब हमारे पास पासे कितने हैं, दो। मतलब हर अंक जो है 1 से लेकर 6 तक वो हमारे पास दो दो बार है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास अगर एक पासे में 6 आ गया तो 8 लाने के लिए हमें दूसरे पासे में 2 लाना पड़ेगा। अगर एक पासे में हमारा 5 आ गया तो दूसरे पासे हमें हमें 8 करने के लिए 3 लाना पड़ेगा। ऐसे ही एक पासे में अगर 4 आ गया तो दूसरे पासे में हमें 8 करने के लिए 4 लाना पड़ेगा। ऐसे ही एक पासे में अगर 3 आ गया तो दूसरे पासे में 8 करने के लिए हमें 5 लाना पड़ेगा। ऐसे ही एक पासे में 2 आ गया तो 8 करने के लिए हमें दूसरे पासे में 6 करना पड़ेगा। अगर एक पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में 8 हमारा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, बस इतने पॉसिबल कंडीशंस हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। आया समझ में। तो इन्होंने कहा इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5 5 पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है अनुकूल परिणाम जो है वो हमारे पास कितने हैं, 5 है। और हमारे पास पासे में कितने हैं, 6। पहले पासे में, दूसरे पासे में 6। तो हम इनकी गुणा कर देंगे तो टोटल परिणाम जो है वो हमारे कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास सिक्के 2 थे, 2 पहले परिणाम में पहलू थे, दूसरे वाले सिक्के में 2 पहलू थे, तो टोटल परिणाम हमारे 4 बन रहे थे। ऐसे ही हम गुणा कर देते हैं टोटल परिणाम के लिए। तो हमारे 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36 हो जाएगी। 5 हमने अभी आपको निकाल के दिखाया, 36 हमारा कैसे आया ये हमने आपको बताया। अगली बार में ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 13 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13 तो हमारा आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमारा क्या होता है? 6 होता है पासे में। अगर ऊपर पहले वाले पासे में 6 आ जाता है, दूसरे वाले पासे में भी 6 आ जाता है, तो जुड़कर ये हमारा 12 ही होता है, 13 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है? इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे घटना जो है वो हमारी हो ही नहीं सकती है, इसलिए कोई अनुकूल परिणाम है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। 0 बटे में कुल परिणाम थे हमारे 36। तो ये अगर किसी के अंश में 0 होता है तो वो हमारा 0 आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था, उन्होंने कहा था कि 12 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है, परिणाम आने की प्रायिकता। तो 12 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है। तो 12 से छोटे, 12 तो हमारे तभी आएंगे जब हमारा ऊपर भी 6 होगा, और मतलब ऊपर दोनों ही 6 होंगे। अब इससे ये तो मैक्सिमम वाला हो गया, और मैक्सिमम से नीचे तो हमारे सारे ही अंक आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके 6 परिणाम, इसके 6 परिणाम, इनकी गुणा कर देंगे तो टोटल परिणाम हमारे 36 हो जाएंगे। तो 36/36 मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारी ये पूरी एक्सरसाइज दी गई है, जहाँ पे हमारे एक ही एक्सरसाइज है, पर इस एक्सरसाइज में ना हमारे क्वेश्चन कितने दिए गए? 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है? इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। और आपको बता दें, अगर आपको सारी की सारी बुक्स चाहिए और जो हमने आपको पढ़ाया है सारे के सारे नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, इस चैनल का नाम जोजस स्टडी डालिए और तुरंत ओपन होके आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए।